हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन देखा है और एक जो सॉलिड्स का जो इलास्टिक बिहेवियर होता है उस इलास्टिक बिहेवियर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अभी तक के जो 2 लेक्चर्स रहे हैं वो आप लोगों को अच्छे समझ में आया है। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, और ये टॉपिक एक तरीके से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखिए आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, इस चीज पे चर्चा करेंगे। स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड एक लॉ है जिसे हम लोग हुक्स लॉ कहते हैं, उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर इन चीजों पे बेस्ड रहेगा और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी स्ट्रेस और स्ट्रेन को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वहां पर हम लोग 3 तरीके के जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होते हैं उनके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर है दोनों लेक्चर्स बेहद इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी भी लेक्चर को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसा बॉडी हमारे पास नहीं है जो कि एक परफेक्टली रिजिड बॉडी हो, यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर आपको दे दिया जाए और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने की वजह से वो जो बॉडी है वो डिफॉर्म हो जाता है। अब डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है ये डिपेंड करता है कि वो जो भी बॉडी है वो किस तरीके के मटेरियल का बना हुआ है, यानी उस मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना डिफॉर्म होगा, और दूसरा डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स उस बॉडी के ऊपर लगाया गया है। तो कोई भी बॉडी आप उठाकर देख लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट आप उठाकर देख लीजिए, उसके ऊपर जब आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो डिफॉर्म हो जाता है, और जो अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर के ऊपर और अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर। देखिए डिफॉर्मेशन जो है वो हो सकता है कि बहुत कम हो, इतना कम कि वो नेग्लिजिबल है, आपको नजर ना आए। हो सकता है डिफॉर्मेशन इतना हो कि आपको नजर आ जाए, हो सकता है अच्छे खासे अमाउंट में डिफॉर्मेशन हो। तो किसी भी तरीके से डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर आप एक एक्सटर्नल फोर्स किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो वो बॉडी पक्की बात है कि डिफॉर्म होगा ही होगा। ठीक है, तो जब आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, आपके एक्सटर्नल फोर्स के लगने की वजह से वो बॉडी डिफॉर्म हो जाता है, उसका शेप एंड साइज चेंज होता है। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिफॉर्मेशन के दौरान जो एटम्स हैं उनके बीच का जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो जिस पोजीशन पर अपने आप को स्टेबल पाते हैं वहां से उनका पोजीशन चेंज हो जाता है एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से, डिफॉर्म होने की वजह से। तो इस कारण से एक इंटरनल फोर्स जिसे हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, एक इंटरनल फोर्स, एक रीस्टोरिंग फोर्स, वो बॉडी खुद को अपने ओरिजिनल शेप में लाने के लिए एक्सर्ट करता है। यानी एक बॉडी जो है उसके ऊपर आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है जिस वजह से वो डिफॉर्म हुआ है, डिफॉर्म होने की वजह से एक रीस्टोरिंग फोर्स वो बॉडी खुद लगाने लगता है। ठीक है, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, इस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो मैं स्ट्रेस का डेफिनेशन और स्ट्रेन का डेफिनेशन लिख देता हूं और उसके बाद फिर हम लोग इस पर आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किसी भी एक बॉडी के ऊपर जब आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो बॉडी डिफॉर्म हो जाता है। डिफॉर्म होने की वजह से उसका जो डायमेंशन है, यानी कि जो उसका लेंथ है या फिर जो उसका वॉल्यूम है, ठीक है, इस तरीके के जो डायमेंशंस हैं वो उसके चेंज हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तब एक रीस्टोरिंग फोर्स
उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर लगता है जिस रीस्टोरिंग फोर्स की टेंडेंसी होती है कि वो उस ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में ले, यानी कि डिफॉर्मेशन को खत्म कर दे। तो जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब तक तो वो बॉडी डिफॉर्म रहता है, लेकिन जैसे ही आप अपने एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं वो रीस्टोरिंग फोर्स उस बॉडी के ऊपर एक्ट करके उसे अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में लेकर आ जाते हैं। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया, इसे हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। उस ऑब्जेक्ट के, उस बॉडी के पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर कितना रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, दैट रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, उसे हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स को अगर हम F सिंबल से रिप्रेजेंट करें और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया उसका A है तो स्ट्रेस को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? F अपॉन A। ठीक है, ये स्ट्रेस का फॉर्मूला है और इसकी एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए? फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक चीज यहां पर नोटिस करिएगा बच्चों, ये जो F फोर्स है ये रीस्टोरिंग फोर्स है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? जितना फोर्स आप अप्लाई करेंगे उतना ही तो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा ना। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्सेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो आप जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे रीस्टोरिंग फोर्स भी एग्जैक्टली उतना ही होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। राइट बच्चों, तो इसीलिए स्ट्रेस का फॉर्मूला है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। यह F आपका रीस्टोरिंग फोर्स है और ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होता है। जो स्ट्रेस का एसआई यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हुआ है उस दौरान क्या हुआ, आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, आपके एक्सटर्नल फोर्स के लगने की वजह से वो बॉडी डिफॉर्म हुआ है और डिफॉर्म होने की वजह से उसका डायमेंशन बदल गया। तो भाई पहले उसका कुछ ओरिजिनल डायमेंशन होगा और आपके फोर्स के लगने की वजह से उसका कुछ डायमेंशन में चेंज हो गया है। तो जो चेंज इन डायमेंशन है उसे अगर हम उसके ओरिजिनल डायमेंशन से डिवाइड कर दें, यानी कि चेंज इन डायमेंशन और डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन का जो रेशियो है उस रेशियो को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। तो अगर कभी भी एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेन जरूर आएगा, क्योंकि स्ट्रेस तब प्रोड्यूस होगा जब बॉडी डिफॉर्म होगा और जब भी बॉडी डिफॉर्म होगा तब उसका डायमेंशन चेंज होगा। तो इसलिए हमने लिखा है कि स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिफॉर्मेशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। किसका रेशियो है? जो चेंज इन डायमेंशन है और जो ओरिजिनल डायमेंशन है उसके रेशियो को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होगा इसलिए स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए बच्चों कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ L है और आपने उसके लेंथ को चेंज कर दिया, डेल्टा L से मान लीजिए लेंथ अगर चेंज हो गया तो डेल्टा L हो गया चेंज इन डायमेंशन और L हो गया उसका ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये रेशियो जो है इसे हम लोग स्ट्रेन कहेंगे। क्लियर है बात? अब जब हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में तो वहां पर आपको हर चीज के बारे में अलग अलग तरीके से आपको इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की कहानी थी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। आई होप आपको समझ में आया है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों अभी हम लोगों ने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था। और स्ट्रेस कब होता है? जब हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे डिफॉर्म कर देते हैं, तो उस डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया, उसे हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, स्ट्रेस लगने के दौरान एक बॉडी डिफॉर्म हो जाता है, उसके डायमेंशन में कुछ चेंज आता है, तो जो चेंज है डायमेंशन में टू दी ओरिजिनल डायमेंशन वो आपका स्ट्रेन होता है। यानी अगर स्ट्रेस हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेन भी जरूर प्रोड्यूस होगा।
तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, इनके बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन होना चाहिए। तो एक सिंपल सा लॉ है, हुक्स लॉ। रॉबर्ट हुक जो है वो इस तरीके के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे और उन्होंने देखा कि अगर डिफॉर्मेशन बहुत बड़ा नहीं है, अगर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है तो उस स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या कहा? रॉबर्ट हुक ने कहा कि फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड। इसी को हम लोग हुक्स लॉ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। क्लियर बच्चों? रॉबर्ट हुक ने क्या कहा कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनैलिटी को आप हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा के आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है और इसे हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? के, जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, इस रेशियो को हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें 3 अलग अलग तरीके के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इस चैप्टर में आगे के लेक्चर्स में पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए के जो कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेस का जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो इनका जो रेशियो है उसका यूनिट भी वही होना चाहिए जो स्ट्रेस का यूनिट है, क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता नहीं है। तो इसीलिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट जो है इट इज सेम एज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, यानी इसकी यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए हुक्स लॉ को। तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करते हुए हमने एक लॉ को स्टडी किया है। अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग अलग अलग तरीके के स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्किप मत करिएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, और तब तक यहां तक जो पढ़ा है आप लोगों ने उसको आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। ठीक है, बाय बाय।